किसी ने बोला तूने तो मिट्टी भी नहीं छोड़नी। मुझे वहाँ मुझसे बोला, जब मैंने पापड़ सुखाए थे तो कह रहे क्या है ये, मैंने कहा कि कंडाली के पाउडर है। कह रहे तूने सिमार खाल की मिट्टी भी नहीं छोड़नी। मैं कहा आएगा वो भी समय कि जब मिट्टी का भी वो ये होते हैं ना चीड़ के पेड़ कुलाई, मैं उसकी राखी बना लेती हूँ। पिछले उसमें मैंने राखी बनाई थी। और हर स्कूलों में भी मैं टीचरों को भी कहती हूँ कि मैं फ्री ट्रेनिंग, वैसे मैं ट्रेनर हूँ और मेरा एक दिन का 1000 या 1500 चार्ज पड़ता है, लेकिन स्कूली बच्चों के लिए मैं कहती हूँ फ्री में बुलाओ मुझे, मैं कोई चार्ज नहीं लूँगी। क्योंकि हमने नौकरी कर रखी है, BLO का काम कर रखा है, तो पता चलता है कि जनगणना में कितने घरों में जाना पड़ता है, कैसे कितने की मुँह की छोड़नी पड़ती है। यहाँ पे तो कुछ भी नहीं है, बाहर जाओ तुम। आप ही के क्षेत्र के एक ऐसे व्यक्ति और महिला है आई जिनका नाम विनोद धस्माना और किरण धस्माना है। ये लोकल सिमार खाल, पता है सिमार खाल से कौन कौन है? कोई नहीं है? क्या है? 21 नवा खाल। इनको जानते हैं जो सर आगे बैठे हैं? कि देखा है सभी ने या नहीं? चलो ठीक है, नहीं देखा है तो कोई बात नहीं, अभी अपना परिचय देंगे। तो ये आपके क्षेत्र में फूड प्रोसेसिंग में, फूड डेरिवेटिव में बहुत अच्छा व्यवसाय कर रहे हैं और इनका जो अनुभव है ये आप ही की तरह थे पहले, और इन्होंने भी अपना स्वरोजगार के क्षेत्र में अपना एक रोजगार को स्थापित किया और आज इनके साथ मैन पावर से लेकर अच्छी टीम वर्क अब यहाँ पर काम करती हैं और अपने क्षेत्र क्या अपने उत्तराखंड में कुमाऊं तक इनकी काफ़ी अच्छी जान पहचान और इनके जो मेंबर्स हैं इनके साथ जुड़े हुए हैं और ये अच्छा व्यवसाय कर रहे हैं। आज की डेट में सीडीओ सर, वीडियो सर, वहाँ तक इनका नाम जाता है, हाईलाइट में हैं ये लोग। और ये भी चाहते हैं कि ये आज जो इन्होंने अपना कीमती समय निकाल कर आप लोगों को यहाँ पर प्रशिक्षण देने के लिए आए हैं, उसका मतलब यही है कि आप लोग देखिए कि आपके लोकल में जो उद्यमी हैं, जिन्होंने एक अच्छे एंटरप्रेन्योर्स बने हैं, उनको किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ा, कैसे कैसे चैलेंजेस उनके सामने आए और उन्होंने किन किन विभागों से और कैसे कैसे उन्होंने अच्छा उद्यम स्टार्टेड किया और आज ये अच्छे उत्तराखंड में एक अच्छे लेवल पे काम कर रहे हैं। तो ज़्यादा समय ना लेते हुए मैं हमारे जो रिस्पेक्टेड सर हैं मैं उनसे आग्रह करूँगा, सबका नाम डॉक्टर रंजीत सर से, कि आप जो हमारे आए हुए जो हमारे अतिथि हैं आप उनका स्वागत करें मंत्र से। धन्यवाद सभी को। सर हाँ और साथ में हाँ एक और साथ में हमारे साथ आई हैं किरण धस्माना मैम, जो वाइफ हैं विनोद धस्माना जी की। धन्यवाद सर। ज़्यादा समय ना लेते हुए मैं विनोद धस्माना जी को यहाँ पर आमंत्रित करना चाहता हूँ। आप उनका जोर तालियों से स्वागत करें और साथ ही समझें कि वो क्या कहना चाह रहे हैं। उनसे आपको लगता है कि आप क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो आप वो भी पूछ सकते हैं। उन्होंने कैसे अपना रोजगार को स्थापित किया है, कहाँ पर वो रोजगार है, कहाँ पर उनका रॉ मटेरियल, कहाँ से वो प्रोडक्ट बनाते हैं, कैसे सेल करते हैं, उन सब चीज़ों के बारे में आप पता कर सकते हैं। ठीक है, तो ज़्यादा समय ना लेते हुए धस्माना जी मैं कर लेता हूँ सर, मैं कर लेता हूँ आप अच्छे। हाँ मैं कर लेता हूँ। मैं सभी बच्चों का धन्यवाद करता हूँ और मंच पे सभी अधिकारी, डॉक्टर साहब, राहुल जी का, मैं सभी सरों का मैं धन्यवाद करता हूँ जिन्होंने थोड़ा सा हमें मौका दिया है आपके साथ बातचीत करने का। तो मैं विनोद धस्माना, ग्राम शिवली, पोस्ट ऑफिस सिमार खाल से
हम एक छोटे से उद्यमी हैं जो रोजगार करते हैं और सिमारखाल में हमारा एक आउटलेट है। बैठ जाइए। हमने जो शुरुआत करी है घरेलू उत्पाद से करी है, अचार, जूस, जैम वगैरह। तो शुरुआत में आप लोगों को पता ही है कि जो हमारे गांव में पहाड़ में समस्याएं हैं वो बहुत सारी समस्याएं हैं। आप भली भांति जानते हैं कि जो पहाड़ की समस्याएं हैं वो बहुत ज़्यादा समस्या हैं, लेकिन उनको न देखते हुए हमने ऐसे कार्य किया है कि पूरी जी जान लगा के हमने अपना कार्य जो है बड़ी मेहनत से और बड़े उससे किया। क्योंकि जैसे किसी भी कार्य को आप, जैसे एक छोटा सा बच्चा फर्स्ट में स्कूल जाता तो बड़ी मुश्किलों के सामना करना पड़ता, उसका मन नहीं करता, नहीं जा पाता, बड़ी मुश्किल से उसको मना बुझा के स्कूल भेजना पड़ता है। तो वैसे ही हमने भी बड़ी कठिनाइयों के साथ कि कैसे हम माल बनाए। जैसे आप जानते हैं आंवला, तिमला, कई प्रोडक्ट हैं, आम, कटहल, इन चीज़ों पे हमने काम किया। तो पहले हमने थोड़ा सा, जब दिल्ली से आए हम तो 2016 में दिल्ली से आए तो गांव की समस्या देखते हुए, क्योंकि 20-25 साल हम बाहर रहे और 20-25 साल बाहर रहने का मतलब ये है कि अगर उसके बाद अगर गांव में आएंगे तो कुछ नहीं कर पाते, क्योंकि समझ में नहीं आता कि कहाँ से शुरू करें और कहाँ ख़त्म करें। खेती बाड़ी का ये हाल है आजकल पूरी चौंदकोट, ये पौड़ी गढ़वाल में ये है कि बिल्कुल भी कहीं भी हमें नहीं लगता कि कहीं खेती बाड़ी हो रही होगी, और उसका कोई एक अगर हम करते हैं तो उससे लाभ नहीं मिल पाता। तो हमने क्या करा कि हमने छोटा सा एक दिमाग में सोचा कि हम क्यों ना ऐसे बिजनेस करें कि जो गांव के लोकल में प्रोडक्ट मिल जाएं और लोगों को रोजगार भी दे सके। तो हमने तिमला से शुरू किया था, जिसको बाहर अंजीर के नाम से भी जाना जाता है। तो हमने आधा किलो से स्टार्ट किया था, फिर हमने थोड़ा सा लोगों को दिखाया कैसे बनाते, लोगों को ठीक ठाक लगा। तो शुरुआत में हमने पन्नी में पैक किया था, क्योंकि व्यवस्था ही नहीं थी, पैसा नहीं था, कई समस्याएं आती है, पैकेजिंग का जानकारी नहीं थी, मार्केटिंग की जानकारी नहीं थी। तो धीरे धीरे हमने लोगों को दिखाया, फिर पन्नी में दिया। तो बहुत सारी समस्या भी आई कि जब लोगों को पन्नी में अचार दिया है तो लीकेज कर रहा था, तो लोगों को कपड़े भी खराब हुए और उसमें तेल गिर जाता था। तो फिर हमने उसमें धीरे धीरे पैकेजिंग उसमें सुधार किया। और जैसे हमें माननीय श्री राहुल जी मिले हैं तो सबसे पहले उन्होंने हम उनसे मिले और वो हमारे यहाँ आए, तो उन्होंने काफ़ी सुझाव दिए हमारे को कि कैसे इसमें पैकिंग नहीं करे। अब इसमें कई वो आते हैं कि जैसे हम धीरे धीरे काम कर रहे हैं, तो शुरुआत में तो हर कोई कहता है कि चलो कोई बात नहीं, नया काम है। कई लोग मजाक भी उड़ाते हैं, क्योंकि हमारे पहाड़ की स्थिति ऐसे है कि एक दूसरे की टांग खींचने में ज़्यादा रुचि रखते हैं। लेकिन उसको ना देखते हुए हमने आगे अपना काम बढ़ाते गए। तो माननीय राहुल जी के माध्यम से हम काफ़ी आगे, जैसे उन्होंने FSS का, इसमें रजिस्ट्रेशन जरूरी होता है फूड प्रोसेसिंग का, और उद्यमी रजिस्ट्रेशन उन्होंने हमें दिलाया और हमें पैकेजिंग के बारे में बताया कि ऐसे काम करो। क्योंकि यहाँ पहाड़ में कोई भी सुविधा ना पैकेजिंग की, सीधे कोटद्वार या देहरादून, दिल्ली, यहाँ से हमें पैकेजिंग मंगानी पड़ती है। तो हमने शुरुआत में धीरे धीरे आज हम मतलब काफ़ी आगे बढ़ चुके हैं और हर विभाग से सपोर्ट मिला। जो काम करता है ग्राउंड में उसका सपोर्ट हर कोई करता है। जैसे कृषि विभाग से भी हमें सपोर्ट मिला है और क्या कहते हैं NRLM से भी सपोर्ट मिला है। आपको पता ही होगा, आपको माताएं या आप लोग भी किसी समूह से जुड़े होंगे NRLM से, तो NRLM में बहुत सरकार इतनी सपोर्ट करता है कि जो काम करते हैं हर विभाग करता है। हमें मतलब फूड प्रोसेसिंग से लेके और हर चीज़ का हमें सहायता मिलती है सरकार से, और सब्सिडी भी मिलती है इसमें। अब आप तो पढ़े लिखे बच्चे हैं, आप काफ़ी समझ सकते हैं और अपने क्षेत्र में लोगों को समझा सकते हैं। आपको पता है कि आज की डेट में नौकरियां कहीं नहीं है। आप कितनी भी पढ़ाई लिखाई कर लो, बाहर जाके पता लगता है कि नौकरियां कहीं भी नहीं है। तो हम आपको ये सलाह देते हैं कि आप पढ़ने लिखने के बाद, ये पढ़ाई की लिखाई के साथ थोड़ा सा अपना ऐसे ध्यान करें कि अपना एक रुचि रखें कि हमने गढ़वाल में कैसे या अपने पहाड़ को कैसे बचाना हो और कैसे हमने काम को आगे ले जाना, और अपना रुचि रखनी है कि कैसे हम काम करें और अपना व्यवसाय बनाएं। नौकरी में कुछ नहीं। हमने भी सोचा था, स्टार्टिंग में बड़ी परेशानी आती है, साल 6 महीने दिक्कतें आती है, बड़ी मेहनत। आपको लगता नहीं, हमें देख के कि मैं सुबह 7 बजे निकल गया था, जंगल से लकड़ी काट के लाया,
बड़े कंधों में बोझ ढोना पड़ता है, बड़ी समस्याएं देखनी पड़ती है। मार्केट में कैसे माल बेचना, आप पढ़े लिखे हैं, हमें हो सकता है आपके बराबर जानकारी ना हो, और आप जैसे बच्चों या आप जैसे सरों के माध्यम से हम काफ़ी सीखते हैं एक दूसरे के। जब मार्केट में आप बाहर निकलोगे तो हमारे यहाँ के बच्चे कितना भी पढ़ा लिखा हो तो बाहर हिचक जाता है, क्योंकि बाहर की एक्टिविटी कुछ और है और हमारे यहाँ की एक्टिविटी कुछ और है। तो आपको इतना एक्टिव होना पड़ेगा पढ़ने के साथ साथ कि कहीं पे भी आप पीछे न रहें। तो आप जब इतना समय यहाँ निकालते पढ़ाई के साथ साथ, आपने बीएड कर लिया, एमए कर लिया, तो इसके साथ साथ अपना रोजगार भी दिमाग में ऐसी चीज रखो कि जिससे तुम अपने क्षेत्र में ही अपना व्यवसाय शुरू कर सकें और किसी की नौकरी के पीछे न भागें। हाँ, आपके अंदर अगर लगता है आपको कि हम वहां तक पहुंच सकते हैं, सरकारी नौकरी तक पहुंच सकते हैं, प्राइवेट नौकरी फैक्ट्री में कुछ नहीं है। आपने देखा होगा कि 5-5, 7-7 हज़ार में देहरादून, हरिद्वार में नौकरियां कर रहे हैं, महिलाएं नौकरी कर रहे हैं और कोई इज्जत नहीं मिलती उनको। जाने का टाइम है, आने का नहीं, क्योंकि 20 साल मैंने भी प्राइवेट नौकरी करी है, मुझे पूरा एक्सपीरियंस है कि प्राइवेट नौकरी में कितनी समस्या झेलनी पड़ती है। तो अपने क्षेत्र में ऐसे काम करें कि जिससे आपको ये कि आपका मान सम्मान बढ़े, हमारे पूरे पहाड़ का मान सम्मान बढ़े। अभी हम कई जगह जाते हैं, हल्द्वानी गए थे हम बीच में, 10 दिन का मेला, सरस मेले में जाते हैं, नोएडा तक भी गए हम, नोएडा जाते हैं, देहरादून जाते हैं, रुद्रपुर गए, कई जगह जाते हैं। तो हमें बड़े जैसे सीडीओ सर बीच में कह रहे थे कि आप पोखड़ा में था, हमारे पीछे प्रोग्राम था, तो उन्होंने काफ़ी हमें सलाह दी कि आप ऐसे काम करो कि जो तुम्हारा माल आगे चले बढ़ सके, मार्केट में कैसे उतारना माल को, कैसे देना प्रोडक्ट को, कैसे बेचना है, क्या उसके मार्जिन निकालने हैं। ये नहीं कि आजकल लोग क्या कर रहे हैं, सभी जूस अचार बनाने लगे, उनको ये पता नहीं है कि इसमें मार्जिन कैसे निकालनी है। इसमें सारी चीज़ें हैं, जैसे हमारे को ये कुछ मैं सर्टिफिकेट दिखाता हूँ आपको कि ये FSS होता है, फूड प्रोसेसिंग का लाइसेंस। अगर तुम किसी भी चीज़ को अगर बेच रहे हो मार्केट में, फूड प्रोसेसिंग को, फूड वाली चीज़ बेच रहे हो, तो ये लाइसेंस जरूर होना चाहिए आपके पास। ये RBI से बन जाता है, उद्योग विभाग से बन जाता है, लेकिन राहुल जी सारे वो करते हैं। ये उद्यमी रजिस्ट्रेशन है, ये हमारा परमानेंट सर्टिफिकेट है लाइफ टाइम के लिए, और इसको हर साल रिन्यू करना पड़ता है। इसकी फीस भी ज़्यादा नहीं होती। आप किसी भी चीज़ को फूड प्रोसेसिंग का काम करते हैं तो ये FSS होना जरूरी है। ये मेरे को लगता है इंडिया का 3रे नंबर पे है, IIM कॉलेज काशीपुर। मैंने 1 हफ्ते की ट्रेनिंग यहाँ से भी ली है। तो इसमें काफ़ी, अब देखो आप लोग तो पढ़ने वाले बच्चे हो, पढ़ाई लिखाई काफ़ी हमसे ज़्यादा कर चुके हैं। मैंने 2094 में 10 किया था, 10 के बाद मैं दिल्ली चला गया था, और आप BEd MA BA कर रहे हो, तो हो सकता है आपको हमसे ज़्यादा नॉलेज हो, तो आप बहुत तरह की कर सकते हैं। अगर आपके अंदर लगन है कि हमने अपने गांव में, अपने पहाड़ में ऐसे काम करना है जिससे हम अपना आगे बढ़ सके। और व्यवसाय में कोई ऐसी बात नहीं है कि घबराने की बात नहीं है। जब आप काम करते हो तो हर विभाग आपको सपोर्ट करेगा। अब कहीं आपने देखा होगा महिलाएं इतने समूह खुल गए हैं और इतने लखपति दीदी बन गए कि समझ में नहीं आता कि वो कैसे लखपति दीदी बने हैं और कैसे काम कर रहे हैं। सब समूह खुले हैं, कोई काम नहीं कर रहा। सरकार ने CCL करवाती है, सब्सिडी देती है, सब चीज़ का वो होता है, लेकिन सब लखपति बन गए और दिखने में मार्केट में कोई उतर नहीं रहा। किसी का प्रोडक्ट कुछ नहीं हो रहा। हम अपनी प्रोडक्ट की तारीफ नहीं करते हैं और हम ना अपने को ये बताते हैं कि हम ही कर रहे हैं जो कर रहे हैं, लेकिन हम चाहते हैं। अभी ये धरासू वाले हैं, कम से कम 3 कुंटल तो उन्होंने बुरांस तोड़ के दिया, 40 किलो कंडाली का पाउडर दिया उन्होंने सुखा के, और तिमले देते हैं तोड़ के। मतलब हमारे साथ कम से कम 25-30 लेडीज ऐसे जुड़ी हैं जो हमारे को कच्चा माल उपलब्ध कराते हैं। तो आपको ऐसे मिलजुल के, जैसे आप सारी बहनें हो, आप अपने 2-4 अपने नज़दीकी क्षेत्र के सलाह कर सकते हो बैठ के कि हमें आगे कैसे करना चाहिए। आप ये मत सोचिए कि ये काम होगा तो कहाँ बिकेगा, कैसे बिकेगा। जब आप काम करोगे मार्केट में अपने आप उसकी वैल्यू हो जाती है, पर मेहनत जरूर करनी पड़ेगी। हम तो आज भी मेहनत करते हैं। मैं तो सुबह 4 बजे उठ जाता हूँ, 5 बजे उठ जाता हूँ। बच्चे भी हमारे काम करते हैं, मेरी मिसेज भी वो काम करते हैं, अचार बनाने का काम करते हैं, हम थोड़ा सा मार्केटिंग देखते हैं। तो कई चीज़ों का ये है कि आप तो पढ़े लिखे हैं, आपके समझ में जल्दी आ जाएगा कि कैसे इसमें मार्जिन निकालनी है। अब लोग अचार बना रहे तिमले का, वो 400 रुपये किलो यहीं बेच रहे हैं। अब 400 किलो बेच रहे हैं, उनका 2 किलो 5 किलो बिक जाता है, वो कहते हैं जी हमारा तो बहुत माल बिक गया। हमारा कम से कम 10-12 कुंटल माल बनाते हैं हम एक सीजन में, खाली तिमले का, और कम से कम 12-13 प्रोडक्ट हमारे,
और 300 लीटर की टंकी भरी हमने हर प्रोडक्ट की। तो हमें मार्जिन ऐसे निकालना कि जो हमारा जितने लार्ज स्केल में मार्केट में जाएगा उतना प्रॉफिट होगा। अगर हम महीने में 10 किलो माल बेचते हैं और 4000 का माल बेचे, हमें ये नहीं देखना कि 4000 का बेचा, हमने ये देखना है कि हमारा बल्क में माल जा रहा, तो बल्क वाली मार्केट देखनी है हमने। वो तभी देखेंगे जब हम डिस्काउंट देंगे। अब इसमें बड़ी चेन होती है, जैसे हमने एक 50 किलो माल आपको दे दिया, आप डिस्ट्रीब्यूटर बन गए हमारे, आपने किसी और को दे दिया, इसमें 3-4 चेनें बनती है मार्केट में। तब जाके ये नहीं कि आपने किसी को 1 किलो तिमला दे दिया जी 1 किलो बिक गया, फिर दूसरे को दे दिया, तीसरे को। मार्केट में बड़े बल्क में कैसे देना है माल, वो पकड़ना पड़ेगा। पहले तो सबसे पहले मार्केट में ये होता है कि हमने कोई अचार बनाया या जूस बनाया, किसी भी मार्केट में डिस्ट्रीब्यूटर देखो, उसके यहाँ 2-4 डब्बे छोड़ के आ जाओ, मत लो पेमेंट जी, इसको आप देखो इसका टेस्ट कैसा है, मार्केट में कैसे उतर रहा है। अपने आप ही उसको कम से कम 15 दिन के 20 दिन के बाद जब वो माल बिक जाए, अपने आप 5 डब्बे के बाद आपको 20 डब्बे का ऑर्डर दे देगा। जब उसकी मार्केटिंग में हमारा सामान फैलेगा तो ऑटोमेटिक पेमेंट आने लग जाएगी। लेकिन शुरुआत में तो थोड़ी दिक्कत आती है, हमें भी कई समस्या है कि कभी लेवलिंग नहीं हो पाती थी, कभी सीलिंग नहीं हो पाती थी। अभी मैं हल्द्वानी गया तो वहाँ से मैं सीलिंग मशीन लाया कहीं, और कम से कम 7.5 लाख रुपए का उद्योग विभाग से हमारा सब्सिडी पे मशीनों का कोटेशन लगा था। तो इसमें आपको कई चीज़ें सीखनी पड़ेगी। हम कभी अगर कोई ऐसी समस्या हो तो हमारा नंबर ले जाना। अगर कहीं पे आप करना चाहते हो, कुछ आगे बढ़ना चाहते हो, तो हमसे संपर्क कर सकते हैं कि कैसे क्या करें। बाकी हमसे ज़्यादा हो सकता है कि आपको जानकारी हो और पढ़े लिखे हो, तो आपकी समझ में तो ज़्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए आपको समझने में। और बहुत अच्छी बात है कि चाहे हमारे भाई हों या बहनें हों, इसमें कोई वो नहीं है। अब समूह है तो समूह के साथ ये कहते हैं कि महिलाओं का समूह है, जेंट्स का कोई काम नहीं है। जेंट्स नहीं है तो कुछ नहीं है। मार्केटिंग में एक लेडीज, एक बहन है, एकदम से मार्केट में नहीं उतर सकती। तो मैं तो महिलाओं के समूह के साथ मैं भी काम कर रहा हूँ, मार्केटिंग में देखता हूँ, इसमें कोई दो राय नहीं। अपना काम करने में कोई शर्म नहीं है। हम कंडाली का पाउडर लेते हैं, हम तिमला लेते हैं, हम गुजराल लेते हैं, बहुत सारे सामान लेते हैं, आम लेते हैं, तिमला लेते हैं, और ये माल्टे लेते हैं, आंवला लेते हैं, लेकिन लोग करने को तैयार नहीं है। आप रुचि रखिए और अपना व्यवसाय की सोचें, और जिससे आपको कहीं किसी के आगे वो करने की जरूरत नहीं है। और हमारे साथ कम से कम 25-30 महिलाएं हैं। सभी आप सभी देखिए, हम आप लोगों को प्रोडक्ट भी दिखा रहे हैं और साथ में आप उसमें देखिए कैसी मैन्युफैक्चरिंग डेट है, कैसी पैकेजिंग करी है, कैसी लेबलिंग करी है, क्या उसमें लाइसेंस नंबर है। हमने पहले भी आप लोगों को बताया है कि आपके आसपास ही ये सब कुछ हो रहा है, आपके आसपास ही ये सब कुछ क्षेत्र में हो रहा है और ये आपके आसपास के ही हैं। तो अगर आपके आसपास भी अगर कोई ऐसा फूड से रिलेटेड कोई चीज़ हो रही है तो आप सिमार खाल में जाके दसमाना जी को भी आप अपना माल प्रोवाइड करवा सकते हैं, कि आप उनसे सीख सकते हैं, प्रशिक्षण ले सकते हैं आप उनके वहाँ पर विजिट जाके। इसीलिए कह रहा हूँ कि आप लोग देखिए, प्रोडक्ट को भी देखिए, लाइसेंस भी देखिए, ये सब चीज़ आप लोगों को प्रोवाइड की जाएंगी। सरकार ये सब चीज़ें फ्री ऑफ कॉस्ट में भी दे रही है, आपको लाइसेंस आपको फ्री ऑफ कॉस्ट में दे रही है, आपको ये पैकेजिंग, लेबलिंग, ये सब चीज़ आपको सरकार आपको डिजाइन करके दे रही है। सिर्फ आपको अपने अंदर कोई ना कोई आइडिया पुटअप करके रखना है और इस क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए जो भी आप व्यवसाय करना चाहते हैं उस क्षेत्र की अच्छी जानकारी के लिए ही ये सब चीज़ के प्रोग्राम कराए जा रहे हैं। तो ज़्यादा समय ना लेते हुए तो कोशिश करिएगा कि आगे से दसमाना जी जो अपना एक्सपीरियंस शेयर करें उसे ध्यानपूर्वक सुने, और आवाज़ें कम हो तो ज़्यादा अच्छी बात है। तो उनका हौसला बढ़ाने के लिए आप लोगों के सामने ही हम उनको लेके आए हैं कि आप लोग उनसे सीखिए, और आपके आसपास अगर क्षेत्र में कुछ हो रहा है तो आप उनको भी प्रोवाइड करा सकते हैं। तिमला हो रहा है या बुरांस हो रहा है, आम हो रहा है, जो भी चीज़ आप उनके बारे में पूछ सकते हैं कि सर हमारे घर पे ये चीज़ होता है, कि आप ये सब चीज़ें ले सकते हैं। समय निकाल के उसको करिए ताकि आपका जो पढ़ाई का खर्चा है वो आप खुद भी निकाल सको। बिल्कुल। और जैसे मेरा ये लड़का है, ये BCA सेकेंड ईयर कर रहा है, तो ये आजकल के बच्चों को फ़ोन की ज़्यादा जानकारी है, तो जैसे उनको स्टिकर का लोगो वो खुद बनाता है, मतलब कई डिजाइनें निकाल सकते हो, आप अपने आप कर सकते हो कि हमने कैसे वो करना है, मार्केट से कुछ हट के से वो करना है। तो मैं ज़्यादा ना कहते हुए, बाकी अगर आपको कोई पूछना हो आगे या हमसे संपर्क करना हो तो
या जानकारी लेना हो या किसी चीज़ के बारे में सीखना हो, अचार कैसे बनाते हैं, जूस कैसे बनाते हैं, तो हमारे मैडम से आप संपर्क कर सकते हैं। और सिमार खाल में भी आ सकते हैं आप, बे उसमें आवाज वहाँ सीखने अगर 1-2 घंटा आपको सीखना है तो फ्री ऑफ कॉस्ट है, हम आपसे पैसे नहीं लेंगे। हम ये चाहते हैं कि हमारी नई पीढ़ी, हमारी नई जनरेशन आगे बढ़े, और इसी के साथ आप लोगों के लिए शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। इसको कॉलर पे लगा लेना, कॉलर। धन्यवाद दसमाना जी। और जितना भी दसमाना जी ने आप लोगों को बताया है, ये प्रोडक्ट आप देख रहे हैं, ये इन्हीं के द्वारा बनाए गए प्रोडक्ट हैं। अब आप खुद देखिए कि ये सब चीज़ें आप लोग भी कर सकते हैं। तो आपके घरों में ये तो अचार हैं क्योंकि ये फूड से रिलेटेड काम कर रहे हैं। आपके घरों में दालें हो रही है, हल्दी हो रही है, आपको परसों के जो लास्ट सैटरडे में जो हमारा सेशन हुआ है, बहुत सारे प्लांट आपके घरों में हो रहे हैं, एलोवेरा, तुलसी, पुदीना, ये सब चीज़ें आपके घरों में हो रही हैं। तो आप कुछ ना कुछ इनोवेट जरूर करिए, और साथ में उसकी पैकेजिंग, ब्रांडिंग, इन सब चीज़ों का अभी ये टाइम नहीं है कि एक आप अच्छे लेवल पे लेके आ सकते हैं, लेकिन उन चीज़ों की शुरुआत करके हमें जरूर दिखाइए कि आप लोग कुछ ना कुछ आइडिया लेके चल रहे हैं। आप लोगों को आगे अपने फ्यूचर को सिक्योर करना है, आपके पास कोई ना कोई बिजनेस प्लान है, ठीक है। तो इन चीज़ों को भी ध्यान रखिए, और ध्यानपूर्वक जो यहाँ पर अतिथि आए हैं उनको ध्यानपूर्वक सुनिए। ये लाइसेंस, ये इनके जो प्रोडक्ट्स हैं, ये चीज़ आप लोगों को इसीलिए दिखाई दे रहे हैं कि ये लोकल के वेंडर हैं, लोकल में ही उन्होंने अच्छा उत्पाद करके रखा है। तो आपको जैसे नियर बाय में आज की डेट में बुरास हो रहा है, तो वो बुरास का जूस भी लेके आए हैं। बच्चे तो अब ज़्यादा समय ना लेते हुए मैं किरण दसमाना मैम को इन्वाइट करना चाहूँगा। अच्छा, जो एक समूह के द्वारा जुड़ी भी हैं। किन किन की माताएं समूह के द्वारा जुड़ी हैं जो कल आए थे? समूह में है किसी की माताएं जो कल आई थी? 2-3 बच्चे थे। किसी की मम्मी नहीं है? स्वयं सहायता समूह से जुड़े होंगे आपकी मम्मी हो। बेटा वही तो बोल रहा हूं मैं, समूह जो ऊपर करो, समूह से जुड़े हैं आपके बेटा, आपसे कह रहा हूँ इनमें से भी बच्चे जुड़े हैं। हाँ बेटा, हाँ तो हाँ ना तो बोलना चाहिए अगर कोई आप लोगों से क्वेश्चन पुटअप कर रहा है। अगर जुड़े हैं तो कौन सा हम ये कह रहे हैं कि समूह से हम निकाल देंगे, हम तो पूछ रहे हैं। आप लोग तो घबरा रहे हैं। आपके भी हैं समूह से? ठीक है। तो मैं एक चीज बोलना चाहता हूँ, देखिए ये भी समूह से ही महिलाएं जुड़ी हुई हैं, और ये आज आप लोगों को कैसे ये व्यवसाय से जुड़े हुए हैं, कैसे इन्होंने स्टार्टअप किया है इस प्रोग्राम को और अपने व्यवसाय को। साथ ही ये आज आप लोगों को अचार से रिलेटेड जो चीज़ें हैं, जूस से रिलेटेड जो चीज़ें हैं, उन चीज़ों के बारे में बताएंगे और अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे। तो ज़्यादा समय ना लेते हुए मैं किरण मैम को इनवाइट करना चाहूँगा कि वो अपना एक्सपीरियंस बच्चों के साथ शेयर करें, और कुछ जो आप लोगों ने जो प्रोडक्ट लेकर आए हैं मैम, उनके बारे में इन बच्चों को बताएं। और आप, ये बच्चे भी महिलाएं हैं, और हम भी ये चाहते हैं कि आपके ही जैसे इन लोगों को भी एक जो भी आप लोगों को समस्याएं आई थी, जो भी आज की डेट में आप प्रॉफिट कमा रहे हैं, और जो इनके दिमाग में एक चीज़ है, माइंडसेट है कि लड़कियां आगे नहीं बढ़ सकती हैं या लड़कियां कर नहीं सकती हैं, तो उन चीज़ों के बारे में भी आप थोड़ा समझाएं, क्योंकि आप भी महिलाएं हैं, और साथ ही आप इन लोगों को मोटिवेट करने के लिए एक अच्छा हमारे लिए आप लोगों के लिए एक प्लेटफॉर्म है। तो ज़्यादा समय ना लेते हुए तो मैम आ जाइए। धन्यवाद। नमस्कार, मैं किरण दसमाना यहाँ पे मंच पे आए हुए अतिथियों का स्वागत करती हूँ और अपने प्यारे प्यारे बच्चों का भी स्वागत करती हूँ। तो जैसे आपके सामने राहुल जी आपको ट्रेनिंग ही बोलूँगी कि आपको समझाने आए हैं, और उद्यमी आपको एक कुशल उद्यमी कैसे बनना है, ये सारी चीज़ें बताने के लिए आए हैं। तो जो चीज़ें हमारे लिए लकी चैम रहती है उनका वैसे हम ज़्यादा जिक्र नहीं करते। बीच में मेरा एक हुआ था यूट्यूब पे इंटरव्यू, तो हमारे सर लोगों ने बोला, रिपालों ने, मैम आपने हमारा नाम तो कहीं नहीं लिया, लेकिन जिनके लिए दिल में जगह होती है उनका नाम नहीं लिया जाता। तो राहुल जी मेरे लिए बहुत लकी हैं, और एक मेरी एरिया कोऑर्डिनेटर मेरी ट्रेनर है जो मेरे लिए बहुत लकी हैं। लकी इसलिए है कि जब हमने
सारे प्रोडक्ट हम सिमार खाल में मतलब बना चुके थे। तो मेन पॉइंट होता है कि हमें पैसे की ज़रूरत होती है। फिर हम बैंक में गए। जब बैंक में गए तो मैंने मैनेजर सर को बोला, सर मैं फूड प्रोसेसिंग का काम करती हूँ तो मुझे लोन चाहिए। तो कई बार ऐसे होता है कि जैसे मेरा आवाज़ का तो है ही, मेरी तबीयत खराब हो रहती है। हम लोग किसी को देख के कोई लोग ये सोचते हैं कि क्या ही कर रहा होगा। ऐसे होता है ना कि अचार बनाया होगा तो एक टप में ही तो होगा, या ज़्यादा से ज़्यादा 4 टप होंगे। तो उनको भी ऐसे ही हुआ कि इनका मतलब लेवल थोड़ा कम है। तो उन्होंने कहा कि हम ना पहले सिमार खाल में देखने के लिए आएंगे, फिर पता चलेगा कि आप क्या कर रहे हो। तो मानिए कि मैंने जैसे ही उनको फ़ोन किया तो सर ने बोला हम कल आएंगे। तो जब मैनेजर सर कल आने वाले थे तो राहुल सर और रितेश सर, शुभम सर जी हमारे सिमार खाल में पहले ही पहुंच गए। और क्यों पहुंचे कि मैम हम आपका उद्यमी सर्टिफिकेट और ये एफएस नंबर बना रहे हैं, आपको एफएस नंबर दे रहे हैं। और सर उसी दिन शायद प्रक्रिया पूरी हो गई थी। और दूसरे दिन जब मैनेजर सर आए ना, तो जैसे ही वो हमारे आउटलेट में घुसे तो मुझे नमस्कार करने लग गए। कहे जो मैंने सोचा उससे आप बहुत आगे हो। और उसी दिन मेरा प्रोजेक्ट 7 लाख का प्रोजेक्ट मैं पीएनबी से पास होके गए। तो इसलिए मैं सर को अपना उस दिन से, शायद मेरे पास अगर एफएस नहीं होता या उद्यमी ये जो आपको बताए जा रहे सर्टिफिकेट ये नहीं होता तो मेरा लोन पास नहीं होता। तो मैं 2 मतलब जितना भी हम बनाते हैं तो एक दिन में 2 क्विंटल 3 क्विंटल तो मैं हाथ से मिलाती थी, हाथ से। और आज मेरी मशीनें लगी हैं तो चाहे लोन मैं भर रही हूँ, लेकिन वो आरबीआई या मेरे ब्लॉक की सब जो भी विभाग है उनका सपोर्ट है कि आज मैं एक सरलता से काम कर रही हूँ। तो ये है कि हम, अब ये बताओ कि ये कविता किसने सुन रखी है पहले? पर्वत कहता शीश उठा के तुम भी ऊंचे बन जाओ, हमारे टाइम में सुनी होगी ना। वही हमको करना है। जब मैं दिल्ली से बीमार होके आई तो लड़कियों का होता है ना कि यार मैं सुंदर नहीं लग रही हूँ तो कहीं कोई मेरा मजाक उड़ाएगा। यहाँ पे कई लोग ऐसे शर्मा रहे होंगे ना कि मुझे देख के पता नहीं अगला क्या। यहाँ पे गोरे भी बैठे हैं तो काले भी बैठे हैं। काले के दिमाग में कहीं ये चल रहा होगा कि मैं बैठी हूँ, मैं कहीं अच्छी नहीं लग रही, कहीं सर ये तो नहीं बोल रहे, होता है ना। मुझे भी ये लगता था कि मेरी आवाज़ ऐसी है, मैं ब्लॉक में जाऊंगी कहीं कोई मेरा मजाक तो नहीं उड़ाएगा, या मैं अपनी बात कह पाऊंगी या नहीं कह पाऊंगी। ये सारे इशू थे मेरे साथ भी, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ। जबकि हम पहले दिल्ली में रहते थे, जब दिल्ली में शादी करके सीधा दिल्ली में, फिर घर से भी अपने वहाँ से भी ऐसे नहीं था कि जैसे हमने, अब आप भी कॉलेज की लड़कियाँ हों, हम लोग अपने बच्चों को काम का ज़्यादा नहीं बोलते, तो इतना कुछ कर नहीं रखा था। मैंने दिल्ली में भी सोशल वर्क किया हुआ है, डिस्पेंसरी में आशा थी और बीएलओ का भी मैंने काम करा था। जब मेरी आवाज़ का ये पैरालाइज की तरह ये होती है ना हवा, तो उसमें मेरे एक साइड की नस सिकुड़ गई थी, तो जिसमें प्रदूषण के कारण मैं दिल्ली में सांस तक नहीं ले पाती थी। फिर मेरे को डॉक्टरों की सलाह से मैं घर आई। तो जब घर आई तो हमारा घर कम से कम रोड से 2 किलोमीटर नीचे है, जहाँ कि हम चलना भी मुश्किल था। तब मेरे बच्चे, मेरा बड़ा वाला लड़का 6वीं में था, छोटी वाली 4थी में थी, उससे छोटी वाली 3री में थी, और 2 जने हम थे और एक सास। तो 6 आदमियों का परिवार पालना और घर में बेरोजगार, जितना पैसा था वो तो मेरी हो गए तबीयत पे ही खर्चा हो गया था। परिवार का भरण पोषण करते हुए अब हस्बैंड अगर बाहर जाते तो मैं घर का काम नहीं कर पाती, मैं तो बीमारी थी, सर में मैं कुछ चीज़ रख नहीं पाती हूँ। पानी हमारा आधा किलोमीटर दूर है नीचे, और बच्चे मेरे सारे दिल्ली के हो रखे हैं। लेकिन शायद
कुदरत भी बच्चों को उस तरह बना देती है कि मेरे बच्चे भी ऐसे नहीं लगे कि ये दिल्ली से आ रखे हैं। सिर्फ आज भी जो हमारे मन में ये है कि हमारी तबीयत की वजह से या कुछ भी हो, मेरी वजह से हमारे बच्चों का उतना भविष्य नहीं बन पाया जितना हम सोच सकते थे। बच्चे वहाँ पे इंग्लिश स्कूल में पढ़े हुए थे, जब घर में आए प्राइमरी में गए तो वहाँ पे ये होता है ना कि जैसे बाहर बोलते हैं कि अब तो घर में यहाँ भी हो गया, टेबल से बोलते हैं बच्चे, तो यहाँ पे बोलते हैं कि पहाड़े बोलो। अब कुछ सर ऐसे होते हैं कि जानबूझ के बच्चों को टॉर्चर करते हैं ना कि नहीं तुमने हिंदी में ही बोलना है। अब बच्चे स्कूल से घर आते तो रोते थे, तो क्या हुआ, मम्मी वो पता नहीं क्या बोलते हैं, चक्कू चक्कू हमें आता ही नहीं है, जैसे बोलते हैं ना 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 चक्को ऐसे करके, तो बोल रहे ये चक्को चक्को पता नहीं क्या बोल रहे हैं। अब वो चक्को चक्को के चक्कर में वो इंग्लिश में भी वीक हो गए और हिंदी में बीच में रह गए। जितना वो था उन पे टैलेंट, उसमें कमी आ गई। लेकिन आज अपना हौसला नहीं तोड़ा मैंने और अपना रोजगार ढूंढा, तो आज भी मैं अपने बच्चों को एजुकेशन दे रही हूँ, अच्छी एजुकेशन दे रही हूँ। तो फिर हम घर आए, अब घर में क्या करें, तो होता है ना कि जब गाड़ी के 2 पहिए होते हैं, अगर एक हो गया, घिस गया या कुछ काम नहीं कर रहा तो गाड़ी डुलने लग जाती है। तो परवाह में यही होता है और लेडीजों का तो खासकर होता ही है। अगर आदमी कुछ नहीं कर रहा तो एक आध पंच मारे भी गए, सुबह खाना पचता नहीं है कि बोलो कि हाँ भाई तुम कुछ नहीं कर रहे हो, ये है वो है, फिर कलेश होता है घर में। फिर बच्चों का भी माइंड डिस्टर्ब कि मम्मी ये क्या होता है, तुम सुबह उठते ही लड़ाई झगड़ा शुरू हो जाता है, हमें अच्छा नहीं लगता ये सारी बातें। तो हमने फिर ये सोचा कि क्यों लड़ाई झगड़ा करके क्या होगा, बच्चों का भी भविष्य खराब होगा, हमारा भी होगा। इसको ना सोचते हुए मैं जब आशा वर्कर थी वहाँ पे तो विजिट करते थे। अब यहाँ पे अब तो फोन हो गए, अब बाहर जाते हैं तो रोज गलियों में विजिट करने जाना पड़ता है। जैसे हमें कॉलोनियाँ मिली रहती है कि आपने भाई उस कॉलोनी में जाना, आपने उसमें जाना है, तो फिर आप बाहर के लोगों के साथ कैसे एकदम से वार्तालाप करें कि आपके घर में एक्स्ट्रा मेंबर कौन है, बच्चे को टीका लगाना है कि क्या करना है। तो फिर भी हम तो गढ़वाली अपना एकदम से हिचकते हैं ना, तो जिन लोगों के जो बिहार के लोग होते हैं, पंजाब के, उनके पापड़ और अचार सुखाए रहते हैं गलियों में और वो बैठे रहते हैं अपने घरों के आगे। तो फिर मेरा क्या था, हाँ जी मैडम ये अचार बना रखा है, हाँ तो कैसे बनाया, थोड़ी बात करी, फिर उसको एक पूछने का तरीका हो गया कि आपके घर में छोटा बच्चा है जिसे टीका नहीं लगा, या आपके घर में नए मेंबर की एंट्री हो रखी है, या कोई डेथ हो गई, ये करके। तो उन्होंने बोला हाँ ये है। फिर उनसे थोड़ा अच्छी सी बॉन्डिंग कर ली थी, कैसे बनाते हो, क्या कर रहे हो, तो हम पे ज़्यादा वो होता है ना कि विश्वास हो जाता है कि जिस दिन हम ऐसे भी गुजर रहे तो वो पूछ लेते हैं। तो ये चीज़ें बस मैंने देखी थी। अचार, जूस, जैम, पापड़ मैंने सिर्फ गलियों में देखा था और पूछा था। जैसे कि मैं आपको अभी बताऊंगी कि हम ऐसे बनाते हैं, तो आपसे कई बच्चे ऐसे हैं कि कोई दिमाग में ले लेगा कि मैम ने जूस का तरीका ये बताया था, और आप कल मेरे को फ़ोन करके भी पूछ सकते हो कि मैम आपने क्या बनाया। तो आप में से एक ना एक तो ऐसे होगा कि जो चाहेगा कि मैं भी बना लूँ, बेचने के लिए नहीं तो अपना पीने के लिए। ये तो है ना, अभी यहाँ पे ब्रांच पड़े हुए हैं सारा, तो कोई ना कोई तो ऐसे ही एक दूसरे से सीखा जाता है। या चाहे लाइफ में हमारी शादी हो गई, उसमें भी अगर हम कहेंगे कि आदमी कमाएगा या तू ही खराब है, तो वो बोलेगा तू है, तू, बस उसमें लड़ाई झगड़ा या जो आजकल चल रहा है वही होगा, एक दूसरे को मार देंगे, फिर तू अपने घर में, अपने घर यही होगा ना, या कोई जेल में चला गया। अगर हम बॉन्डिंग करके चलेंगे, साथ में चलेंगे। अब मैंने 12th करी है और मैं वहाँ से अच्छे घर से हूँ, तब क्या होता है जब मम्मी पापा, ये बच्चे भी हैं ना, खुद मेरे बच्चे हैं, उनको ये पता है कि हमारी मम्मी पापा ऐसे परिश्रम करके हमारे लिए ला रहे हैं, लेकिन इनकी हर चीज़ें पूरी हो रही है, इनको अभी इस चीज़ का अनुभव नहीं है
कि मतलब कहाँ से आ रहा है, क्या कर रहे। तो हम लोगों को भी था पढ़ाई से क्या होगा। और अभी मैं बोलूं कि हमें इंग्लिश का ABCD तक नहीं आता, मैं खुद की बात कर रही हूँ। और शायद सर ने जैसे बताया कि हमारा लेवल क्या है, एक दूसरे से हम सीखते हैं सब कुछ। ये नहीं है कि आपको इंग्लिश आ रही है तो तभी आप कुछ क्षेत्र में काम करोगे, या हिंदी आ रही है तो तभी आप गढ़वाली में भी कर सकते हो, आप हिंदी में। बस अपने आप टैलेंट होना चाहिए और मेहनत करने की लगन होनी चाहिए। अब जब परसों हमारा बुरांस आया तो पौड़ी डिस्ट्रिक्ट से मेरे को फोन आया, क्योंकि CDO सर ने बुरांस का रेट कर दिया 35 रुपए किलो। आपको ब्लॉकों में इकट्ठा करना है 50 क्विंटल। तो जो बिजनेस होते हैं ना, बिजनेस प्रमोटर होते हैं जो, तो उनकी गला आ जाती है, उनको बिजनेस दिखाना होता है। तो उन कौशिक सर का मेरे को फोन आया कि मैम आप बुरांस ले रहे हो। तो मैंने कहा सर कहाँ से ले रहे हो, मैंने कहा दमदूर से आता है। अब मैंने सोचा कि ये मेरे को बुरांस मेरे से खरीदी है, तो कह रहे कि कौन सी कॉस्ट पड़ रही है, और हमने तो सही बोल दिया कि हमें 35 का पड़ रहा है। तो उन्होंने कहा मैम आप हमसे ले लो, 1 क्विंटल हमसे ले लो। अब क्या करें, वो भी अगर राहुल सर जी हमें कुछ काम बोल देंगे तो हम ना नहीं कर पाएंगे। उन्होंने तुरंत अपने क्लस्टर से 1 क्विंटल हमको बुरांस भेज दिया। अब जो दमदूर से पहले काम कर रहे थे 1 क्विंटल वहां से आ गया। अब जो रणसौर से काम कर रहे थे उसी दिन 1 क्विंटल उनका आ गया। हमारा 3 क्विंटल का डंप लग गया वहीं पे। और हमने फिर क्या किया कि लोगों को 20-20 रुपए छटाई पर किलो छटाई पे हमने गांव भेज दिए कट्टे के कट्टे, कि मतलब इसको छांटो आपको पर केजी पे। और हम मानो कि हम रात 10 या 11 बजे तक उनको छांटते रहे, चूल्हे में वो उबाल भी रहे, छट भी रही है, और 12-1 बजे और सुबह जल्दी उठ के फिर हम वही काम कर रहे हैं। बच्चे स्कूल भी जा रहे हैं, हम अपना काम भी कर रहे हैं, सारे काम हो रहे हैं। लेकिन क्या कि हमें करना है कि इस काम को करना है। अगर हम वो डंप देख के सोचते रहते कि क्या करते, तो बुरांस खराब होगा, वो बनेगा ही नहीं। जहाँ पे आप तो सबसे पहले तो अपना हौसला बुलंद रखना है। जबकि इतना भी हम बोल रहे हैं, तो आज की डेट में जब से हमने ये बिजनेस शुरू किया है तब जाके हम किसी के आगे बोल पा रहे हैं, वरना अगर कहीं से बोलते थे आगे से बोलो तो पैर भी कांपते थे और अजीब सी आवाजें, ऐसा होता था कि कैसे बोले, ये होता है। लेकिन जब आप साहस कर लेते हो या आपका थोड़ा लेवल बढ़ जाता है तो अपने आप ही एनर्जी आ जाती है। अब मैं इस ब्लॉग में मैं मास्टर ट्रेनर भी हूँ। और ऐसी कोई चीज नहीं है कि अगर यही नहीं है कि मैं जूस जेम अचार बनाती हूँ। अगर मैं एक बार किसी चीज को देख लूं कि ये ऐसे बनना है तो मैं उसे तुरंत कैच कर लेती हूँ। हम कडाली के पापड़ बनाती हूँ, मैं मंडवे के नमकीन बनाती हूँ। शायद इस एकेश्वर ब्लॉक के पौड़ी में, हाँ पौड़ी ब्लॉक में कंडाली के पापड़ कोई नहीं बनाता। तो मुझे सीधा पौड़ी से ऑर्डर आया था कि आप मतलब ट्रेनिंग में जाओ। और जब कितनी हर्ष की बात होती है कि जिस दिन मैं पोखड़ा गई थी और CDO सर विजिट में आए तो सर ने एकदम से मुझे पहचान लिया कि आप किरण धस्माना मैडम हो ना। तो औरों को ना छोड़ के सीधा वो हम पे गए कि मैडम का स्टॉल है। तो ये हमने डायरेक्ट पीने वाला जूस बना रखा है ब्रॉस का। तो इसी पे सर की नजर लगी। और सर पेट्रा पैक तो हम जानते भी नहीं है कि ये क्या होता है। सर ने तुरंत अपने डिस्ट्रिक्ट में फोन किया कि कौशिक सर को कि इस जूस को पेट्रा में डालो और इसको यात्रा में लगाओ, जबकि हम इसके बारे में नहीं जानते। मैं सही कह रही हूँ कि मुझे पेट्रा का मतलब अभी तक भी कल कौशिक सर करके चले गए पूरा, लेकिन मेरे को पता नहीं है। लेकिन उन्होंने डिस्ट्रिक्ट से उनको पता है तो उन्होंने सीधा उनको भेज दिया कि जो हमारे ये सामान को मतलब आगे सप्लाई करते हैं, तो उनको भेज दिया।
तो मुझे समझने की जरूरत ही नहीं है। कल ये पूरा पास होके चला गया कि ये पेट्रा में नहीं जाएगा, ये बोतलों में जाएगा, पेट्रा में इसकी कॉस्ट ज़्यादा पड़ रही है। तो ये पास हो गया, ये यात्रा पे जाएगा और अभी हमें इसका मतलब तक पता नहीं है। ये है, लेकिन हमारे आगे इतने लोग जुड़े हैं कि जो मतलब हमको हर चीज़ के बारे में, लोगों के बारे में, RBI से मैंने कहा कि लोगो बनाना है, तो उन्होंने ही हमको लोगो बना के दिया कि ये तुम्हारा लोगो रहेगा। ये रहा हमारा लोगो। तो लोगो डिजाइन करके उन्होंने ही भेजा कि ये आपका लोगो रहेगा। तो ये KD इंटरप्राइज, ये हमारा लोगो है। और जैसे अभी सर भी अभी हमसे कर रहे थे वार्तालाप कि आप ट्रेडमार्क लो और आप GST लो। शायद जिन चीज़ों के बारे में हमें जानकारी नहीं होती, तो अगर हम धीरे धीरे काम शुरू करते हैं ना, तो उसमें लोग जुड़ने लग जाते हैं और वो हमारा एक परिवार बन जाता है। तो अपने परिवार के लोग हर तरह की सलाह देते हैं। कोई किस चीज़ के बारे में समझा रहा है, कोई किसी चीज़ के बारे में समझा रहा है। अगर यही मैं आपको अचार दूं और आपको टेस्ट लगे कि इसमें मैम ने नमक ज़्यादा रखा है या इसमें खट्टा ज़्यादा है, तो आप मुझे मैसेज करोगे ना कि इसमें मैम ये वो है, तो इसमें सुधार आएगा। जितना हमारा परिवार बढ़ेगा उतनी हमारी गलतियाँ सुधरेंगी। तो मैं जब यहाँ पे आई थी तो लगा हमारे साथ 3 बच्चे होता, तो आजकल के हिसाब से तो पता नहीं जाने को। मैं भी एक बहन हूँ, 2 बहन हैं, 3 भाई हैं। हम भी अपने मायके जा सकते हैं, वो भी हमारा भरण पोषण कर सकते हैं, लेकिन नहीं, हमने वो उस रास्ते में क्या होगा। आजकल बोलने वाली बातें होती है कि क्या हुआ, अपना घर है। कहीं ना कहीं अगर हमारी कमियां हैं कुछ, तो लोग मुंह पे नहीं बोलेंगे, पर अगर पीठ पीछे तो बोलेंगे। वो ना बोले, लेकिन हमें अपनी इज्जत का एहसास होना चाहिए कि कहाँ पे हमें इज्जत मिल रही है, किस चीज़ से हमें इज्जत मिलेगी और किस से हमारी बेइज्जती होगी। फर्क कहीं नहीं पड़ता। फर्क तो बेइज्जती वाले को भी नहीं पड़ता है, इज्जत वाले को भी उतना है, लेकिन एक वैल्यू होती है। आज मैं अगर वो रास्ता चुनती या मैं अपना मायके वाला रास्ता चुनती, तो शायद मैं इस लेवल तक कभी न जाती। मैं किरण की किरण रह जाती और आज मतलब मेरे को कोई नहीं जानता, मैं अपने तक सीमित। और आज मैंने इतनी कठिनाई से हमने, बल्कि जब हमारे पास कोई रोजगार नहीं था तब जलागम यहाँ पे चला था। हमको जलागम की 4 बकरियां मिली थी। जब 4 बकरियां मिली थी, उनसे 2-2 मेमने हुए थे, 2-2 बच्चे उनके, तो थोड़ा बढ़ गए थे। फिर इनके दिमाग में ये आया कि क्यों ना हम एक पिकअप ले, और पिकअप में सामान जैसे दुकान लोग मंगाते हैं ना, तो उसमें हमारी इनकम बढ़ेगी। आदमी सोचता है ना कि मतलब अपने परिवार के लिए कुछ अच्छा करे। तो हमने बकरियां बेच ली। तब वो बकरियां 4 बकरियां 80,000 की मतलब बढ़ के गई थी, क्योंकि बकरियां बढ़ गई थी 80,000 की। फिर हमने पिकअप के लिए थोड़ा कर्जा किया, थोड़ा अपना वो था, पिकअप ले लिया। पिकअप 2 महीने नहीं चला, पिकअप का एक्सीडेंट हो गया। जब एक्सीडेंट हो गया, 4 लाख 4.5 लाख का ही था वो, हमारा 70,000 में फिर हमने कबाड़े में दे दिया वो। फिर परिस्थिति ऐसी आ गई थी कि बस घर में तू मैं वाली बात होती है ना, तो उस परिस्थिति में हमने अपने घर को संभाला है। और 1 किलो अचार बना के मैंने इनको, जब बच्चों ने बोला कि आप तो रोज वही लड़ाई झगड़ा करते हो, फिर ऐसे में हम भी परेशान होते हैं, तो फिर हमने 1 किलो अचार, मैंने कहा कि मैंने ये दिल्ली में अचार देखा था, क्यों ना हम अचार बनाए। तो उसी टाइम तिमले आ रखे थे, तो मैंने कहा क्यों ना हम भी बनाएं। तो फिर YouTube आजकल है ही ना, मैं YouTube पे सर्च मारा तो तिमले को ही उन्होंने गूलर कहा कि गूलर का अचार इस तरह से बनता है, और मेरे को पहले पता ही था। फिर मैं बनाया 10 किलो तक। पहले तो 1 किलो बनाया, फिर बच्चे स्कूल में ले गए, टीचर लोगों ने बहुत तारीफ की, उन्होंने भी लिया। फिर 10 किलो बनाया, फिर आंवले आ गए तुरंत, तो मैंने आंवले का 50 किलो डाल दिया।
अब थोड़ा बहुत जो बचत वचत अब मसाले उसमें पड़ गए, जिनने लोकल में लेना था उन्होंने ले लिया, बाकी वो डंप रह गया। अब फिर दूसरी टेंशन वो हो गई, एक तो बिस्तर से ऐसी परेशानियां थी। अब ये हो गया कि जितना तेल मसाला था वो तो अचार में डाल दिया, अब वो बिक भी नहीं रहा, अब करे तो क्या करे। फिर मेरी लड़की की फ्रेंड, तो वह है सिमार की प्रधान, उनकी मम्मी, तो उन्होंने अपनी मम्मी से बोला होगा कि आंटी अचार बनाती हैं। फिर उनकी मम्मी ने लिया, फिर वो सीआरपी की ट्रेनिंग में गई और उन्होंने भी ब्लॉक में बोला कि यहाँ पे एक ऐसी लेडीज है जो बहुत ही अच्छा अचार बनाती हैं। तो तब जाके उन्होंने फिर मुझे बताया, जो सर बोल रहे हैं ना कि समूह खुलते थे, हमें यहाँ ब्लॉक की एक्टिविटी का कोई पता नहीं था। फिर उन्होंने बोला कि समूह खुलते हैं, क्यों ना आप ब्लॉक में जाओ। तो फिर हम ब्लॉक में गए, तो मैंने कहा मुझे तो डर लग रहा खुद ही खुद जाने में। तो मैंने कहा इनको कि अगर कोई वहाँ पे लेडीज होगी तो मैं बोल लूँगी, अगर जेंट्स होंगे तो आप भी चलो, आप बोलना वहाँ पे कि मतलब हमें ऐसे कुछ करना है। तो फिर जब हम ब्लॉक में गए तो फिर हमने बीबीएम सर होते हैं वहाँ पे, उनसे बोला। फिर वीडियो सर भी उस टाइम बहुत अच्छे आ रखे थे, उन्होंने बीबीएम सर को बोला कि ये अचार बनाते हैं, इनका समूह बनाओ। फिर समूह बनाया। फिर मैंने कहा कि सब कुछ अचार तो मैं बना ही लेती हूँ, मुझे ट्रेनिंग दे दो, मतलब है। तो 3 दिन की वहाँ पे ट्रेनिंग रखी गई, तो जिसमें हमारी एरिया कोऑर्डिनेटर रीना मैडम, अब वो अभी यहाँ पे वो है एरिया कोऑर्डिनेटर, वही मास्टर ट्रेनर थी, और एक वहाँ पे करण सर जी थे। तो हमारी सिमार में 35 लड़कियों का बैच था जिनकी ट्रेनिंग हुई। तो जब मैं वहाँ पे अपना बनाया हुआ है सैंपल ले गई, तो यकीन मानो कि जो ट्रेनर सर आए थे ना, वो दंग रहे, कह रहे मैडम आपने तो हमसे भी अच्छा बना रखा है ये अचार। वो इतना वो हुए मुझसे। तो फिर मैंने उनको अपनी उसकी, मैंने कहा सर मैंने इतना बना रखा है, ये है वो है। तो मैंने उनको अपनी कहानी बताई। तो मतलब बिल्कुल आदमी जब एक ऐसे प्लेटफॉर्म में रहता है तो अपनी उदासी तो हो ही जाती है। तो सर ने बोला कि नहीं मैडम, आप जैसे झांसी की रानी है वैसे आप उत्तराखंड की झांसी की रानी हो, और आप बिल्कुल भी अपना हौसला बुलंद रखिए, आप मायूस मत होइएगा और हम आपका सपोर्ट करेंगे। सर का भी मैं वही से मैं उनका भी धन्यवाद करती हूँ ना सर का। और सर ने मेरे को इतनी हिम्मत दी कि मेरे को लगा कि जब इतने बड़े ट्रेनर बोल रहे हैं हमें, तो इसका मतलब है, मतलब मेरे अंदर कुछ क्वालिटी है और मुझे इसको आगे और बढ़ाना है। तो वही रीना मैडम से मैंने ट्रेनिंग ली थी, और मैडम ने भी वहाँ पे, मैंने खुद, जब अगर आपको कुछ सीखने की इच्छा होती है तो पहले खुद करना पड़ता है। जो भी वो एक्टिविटी सिखा रही थी तो मैंने खुद वहाँ पे अचार बनाया, खुद मैंने जैम बनाया, प्रैक्टिकल मैंने ही किया चूल्हे पे। और मेरे साथ की जो लेडीज थी ना, वो चूल्हे से हट के बैठी थी कि गर्मी हो रही है, लेकिन हमें किस चीज़ की गर्मी हो रही थी कि हम कैसे सीखें। तो मैंने ही खुद बनाया, और 35 लड़कियों की बैच में आज मेरा ही ये उद्यम चल रहा है। इसमें मेरे अब फिर उसके बाद था कि कुछ रीना मैडम ने लिया, फिर मेरा पौड़ी गया, फिर इधर उधर गया, ऐसे ही हो गया कि सिमार खाल में वो मैडम अचार बनाती है। फिर आरबीआई से हम जुड़ गए, फिर एनआरएलएम से मैंने सीसीएल लिया, क्योंकि बच्चे भी, अब जो भी अचार बिकता है उसी में घर का भी खर्चा चलता है, तो फिर पैसे का भी होता है। तो मैंने सीसीएल उठाया अपना, और कृषि विभाग से सबसे पहले, जैसे आपको अभी सर ने बताया कि हमारी पन्नियों में पहले पैकेजिंग थी, तो कृषि विभाग से मेरे को 10,000 का अनुदान मिला था कि मतलब आप डिब्बे लाओ। फिर हमने डिब्बे वाली पैकेजिंग की, फिर डिब्बे में हमारा और अच्छी मार्केटिंग बन गई। तो इस टाइम में 10 क्या लगा लो कि 10 प्रकार के तो हमारे अचार पड़े ही होंगे सारे, लेकिन अगर मुझे कुछ भी दिखाई देता है तो मैं कहती हूँ कि क्यों नहीं इसे अचार में डाला जाए। आपने शायद
क्या कहते हैं सिम्मल। अब थोड़ा सा मैं पहले से वहाँ रही हूँ तो इतना वो सिमुल होता है ना, जो सिमुल जिसकी सब्जी बनती है, आजकल उसके लाल फूल आ रखे हैं। किसी ने कभी उसका अचार खाया है या सुना है कि सिंबल का अचार बनता है? तो मैंने सिंबल के घोड़े का अचार बना रखा है। और गीठी हम पहले वो खाते थे ना, राख में डाल के चूल्हे में, फिर या तो सब्जी बना के। किसी ने उसका अचार खाया है और नहीं देखा भी नहीं होगा, तो वो मैंने अचार बना रखा है। और वो आयुर्वेदिक है और उसकी डिमांड बहुत ही ज्यादा है। क्षेत्र में कम होता है, लेकिन ये है कि आप सुअर खा रहे हैं ना उसको, लेकिन उसका भी है कि मतलब गीठी का अचार दो, जबकि मैंने कोटद्वार से मंगाए थे। तो इसका मैं बना रही हूँ। गुइराल का मैं अचार बनाती हूँ, गुइराल का भी अचार है। और सकने की रोटी खा रखी है हमने ना, ये जो फूल होते हैं सकने, किस किस को पता है, जो घास के लिए काम आता है, तो उसका भी मैं अचार पे ही कर रही हूँ। जब उसके भी गुइराल जैसी कच्ची कलियां आती हैं, उसका तुम अचार बना लो। जब फ्लावर आते हैं उसका जूस बना लो। ये सारे और कंडालिया। अब दूसरा इशू आया मेरे पास, मैंने जब लेडीजों को बोला कि मतलब आप भी कुछ कर लो, तो बंदर मतलब खेती में कुछ रख ही नहीं रहा है ना। आप अपने खेतों में गुलाब के फूल लगा सकते हो, गुलाब को कोई नहीं खाता। गुलाब का जूस बनता है, जेली बनती है, ये है। और तीसरा क्या, कंडाली कैसे होती है ना, कहीं गधेरों में भी होती है, घरों में ही आजकल कंडाली हो रखी है। उसके मैं पापड़ बनाती हूँ। और हमारा स्पेशल कंडाली का पाउडर दिल्ली वालों के लिए, मतलब साफ जगह की, ऐसे नहीं ठंडियों वाली रजे वो कंडाली, तो वो जाती है पैकेटों में। और अब तो घरना भाई साहब खत्म हो गए। मैंने 6000 की कंडाली के पाउच बिकाए, कहाँ पे, देहरादून में। तो उन्होंने भी प्रमोट किया था, कह रहे ये तो आपने बहुत अच्छा कर दिया, सीधा कंडाली को कपली बनाने के लिए, धबड़ी कपली ऐसे कुछ बोलते हैं ना, कोई साग। तो पैकेट है उसका, पहले कंडाली सुखानी है और उसका पाउडर बना देना है। फिर अपना जैसे बनाते हैं सब्जी, जैसे हम पालक की बनाते हैं पीस के, तो वो पाउडर भिगो दो और प्याज टमाटर का मसाला बनाओ, उसको ऊपर से डाल दो, चाहे उसमें आलू भी डाल लो और या पनीर वनीर भी डाल सकते हो आप। और अगर कोई ठेठ पहाड़ी है तो वो तो अपनी वैसे कपली खाएगा बना के ना, कंडाली की जैसे बनती है तो वैसे खाएगा। तो 6000 की हमने कंडाली बिकाई और सारे लोग खुश हुए कि आपने तो ये बहुत अच्छा कर दिया, क्योंकि यहाँ से हम थोड़ी सी कंडाली पन्नी में देते हैं, वो 2 दिन में खराब हो जाएगी। तो इसलिए हमने मतलब नई चीजों को कर रखा है। सकते हैं कि आप कंडाली के पापड़ कैसे बनाते हैं? कंडाली के पापड़ हम कैसे करते हैं कि कंडाली सूखी आपको ऐसे नहीं लानी। एक तो चाय पत्ती के लिए होती है कंडाली, जिसको हमें धूप में नहीं सुखाना, लेकिन कंडाली के पाउडर के लिए ऐसे बिल्कुल नहीं है। उसको आप धूप में सुखा के फिर मशीन में ग्राइंड करते हैं हम, उसको एकदम पाउडर बना देना है। और जो सूजी तो पता है ना आपको, सूजी होती है उसमें मिलाना है। सूजी में जैसे हम सूजी के पापड़ बनाते हैं, आप आलू के साथ, आप तो खैर इतना वो नहीं कर पाओगे, लेकिन सूजी के साथ सही रहेगा कि जैसे उसको पकाया, सूजी को पकाया और उसमें फिर कंडाली के पाउडर डालते हैं, तो उसको डो बनाना पड़ता है। जैसे डो बनाते हैं ना गूंद के, तो उसके छोटी छोटी गोलियां करके, जैसे मतलब हम आटा गूंदते हैं, डो तो आपको पता ही है। हाँ, और फिर जैसे कटोरी है, गोल सी कटोरी लो, थोड़ा सा डो बनाओ, उसमें तेल रखो, कटोरी से प्रेस कर दो तो गोल बन जाएगी। बस उसका इतना ही प्रोसेस है। पन्नी में करना है पापड़, तो पन्नी में पन्नी रख लो और उसको प्रेस करो। थैंक यू मैम। तो पहले थोड़ा सा करके देखो उसको। नमस्ते। मेरा नाम हिमानी है। और जैसे आपने जो रोज़गार स्टार्ट किया है, आपने और महिलाओं को भी बढ़ाया है। जैसे आप कभी ज़्यादा मात्रा में सामग्री बना देते हो, तो अगर माल अगर डम हो जाए तो आप उनका क्या करते हैं? जैसे डंप करने के लिए नहीं, जो डम हो जाता है माल, जो आगे बेच ना पाए।
अब मार्केटिंग का हमारे साथ तो ये है कि चलो हम, मेरे साथ तो हस्बैंड है, इनका सारा काम होता है मार्केटिंग का। शायद मेरे को कोई बोले कि इसमें कितना परसेंटेज निकल रहा है तो मेरे को नहीं आएगा, लेकिन उनका मार्केट की का पूरा वो जानते हैं कि कैसे करते हैं। लेकिन हम जैसे छोटे लेवल से बनाते हैं, अगर आपकी क्वालिटी सही है, जैसे मैंने आपको बोला कि जूस में 1 लीटर में 1 ही ग्राम डालना है अपने, तो अगर शायद कि ये सर ले जा रहे और खुदा ना सर ने ये चेक करवा दिया कि लैब टेस्टिंग कि इसमें 1 ही ग्राम पड़ा है कि नहीं पड़ा है, तो अगर आपकी क्वालिटी अच्छी है, आप खड़े उतरे हो या आपका टेस्ट पसंद है, तो आपका माल डंप ही नहीं होएगा। और फिर मार्केटिंग बनती है, जैसे आपने ज़्यादा बनाया, आप उस हिसाब से बनाओगे कि छोटा लेवल है। तो जैसे मैंने बोला ना कि मेरा डंप रह गया था और मैं सोचने लगी थी कि क्या करूं इसका, तो अगर आप उद्यम के रूप में उभरते हैं तो आपको जैसे हमें मिले, RBI से सर मिलेंगे, बल्कि हम लोगों का तो ये है कि ऑनलाइन कभी नहीं है, हम शायद कर भी नहीं पाते। लड़का भी मेरा अभी पढ़ाई करता है, तो इस चीज़ में हम अभी उसे इन्वॉल्व भी नहीं कर रहे हैं। लेकिन आपको अगर सर ऑनलाइन का देंगे तो आप तुरंत कैच कर लोगे कि कैसे मैंने बेचना है, कैसे डालना है, ये सारी चीज़ें। तो मार्केट में हर चीज़ मिल जाएगा। जब आपकी ब्रांडिंग होगी कि पहले मेरे पन्नी में था तो थोड़ा जाता था, जिसने लिया कि नहीं यार अच्छा बनाते हैं तो ले लेते हैं। अब कई लोग सोचते हैं कि नहीं, अब कई हम करते हैं कि ये खुल गया ना, मेलों में जाते हैं तो ये है खुला डिब्बा, अगर हमने टेस्ट, अगर हम इसे किसी को बेचेंगे ना तो उसको डाउट हो जाएगा, और खास करके बाहर के लोगों को, वो कहेंगे कि कहीं छू तो नहीं रखा, कहीं इसमें वो नहीं है। तो आपकी जितनी अच्छी ब्रांडिंग होगी तो उतना अच्छा आपका मार्केट भी बनेगा। तो आप मतलब इकट्ठा भी उस हिसाब से करेंगे। पहले हमने टेस्टिंग के लिए कहाँ बेचते हैं? टेस्टिंग तो सारा इन लोगों का रहता है, उद्योग विभाग का रहता है कि आप जब स्टार्ट करोगे पहले तो सारी आपका ये बनाएंगे फूड प्रोसेसिंग का। फिर जैसे आप समोसे हो, आपकी मम्मी होगी समोसे, तो समोसे आपको CCL मिलेगा। फिर जो एग्जीबिशन लगते हैं, जैसे मेले होते हैं या ब्लॉक में ही अगर आप काम कर रहे हो, और यहाँ पे अगर कोई बच्चा भी अगर जूस बनाया होता किसी ने, तो आपके सर ने बोलना था कि यहाँ पे स्टॉल लगाओ। हाँ जी सर जी, पहले तो आप यहीं से हो जाते प्रमोट, क्यों कि यहाँ पे लगाते आप तो हम भी देखते कि कैसे बना रखा है, तो बच्चे भी कुछ ना कुछ तो लेते, कोई ना कोई लेता ना, तो थोड़ा बहुत तो आपकी ग्रोथ वहीं से बढ़ जाती है। तो अगर हम किसी काम को करते हैं तो ब्लॉक से NRLM के थ्रू है हम, तो जो भी मेले लगते हैं, जैसे सरस मेला है या ब्लॉक में छोटा सा प्रोग्राम हो रहा है, तो वहाँ पे हमें बुलाते हैं कि अपना यहाँ पे सामान लेके आओ और यहाँ पे अपनी वो लगाओ। तो यही मैं आपको पहले तो ये पूछूंगी कि आपने कौन सी चीज़ से स्टार्ट किया? आप अभी यहाँ पर आपने अचार भी ला रखा है, जैम ला रखा है और जूस सब कुछ ला रखा है, आपने स्टार्टअप किस चीज़ से किया? स्टार्ट मैंने आपको पहले बताया ना कि मैंने पहले तिमले के अचार से किया। उसके बाद मतलब सिर्फ मेरे माइंड में ये था कि मैंने अचार बनाना है। फिर जब हमने अचार बनाया तो जब मैंने ट्रेनिंग ली तो मेरे को ट्रेनिंग में सिखाया गया था कि जूस कैसे बनता है, और पपीते का जैम बनाया था हमने, कद्दू की चटनी बनाई थी। तो ये सारी चीज़ें मैंने वहाँ से कैच कर ली थी, मतलब सीख ली थी। तो फिर हमने उसके लिए मार्केटिंग देखी। फिर पिछली बार मैंने जूस बनाया, बुरांस का जूस बनाया, तो वो थोड़ी सी लेवल, जैसे वो बच्ची बोल रही है ना, तो हम उतना ही बनाते हैं कि ताकि ये निकल जाए। पहले ही हमको डंप नहीं करना जब तक हमें डिस्ट्रीब्यूटर ना मिले या हमारे सामान का प्रचार न हो कि किस हिसाब से बनाना है। तो इस बार हमने बना रखा है कि 700 से 800 लीटर तक है ना, हाँ जूस। तो और आपकी 1 महीने की इनकम कैसी है? मतलब आपने मतलब अपने साथ लोग महिलाओं को और भी रखा है काम पे, तो हमारे 20 से 25 हज़ार अपनी बचत हो जाती है। 20 से 25 हज़ार, क्योंकि 9 हज़ार तो हमारी
तनख्वाही चली जाती है जो हम देते हैं, बाकी रॉ मटेरियल की फिर से मतलब हमारा एक साल का 3.5-4 लाख तक टर्नओवर है हमारा। मेरे एरिया वाले क्यों, वो कुछ ना कुछ बना देगी, वो कुछ ना कुछ। सिमार खाल में किसी ने बोला तूने तो मिट्टी भी नहीं छोड़नी, मुझे वहाँ मुझसे बोला जब मैंने पापड़ सुखाए थे तो कह रहे क्या है ये, मैंने कहा कि कंडाली के पाउडर है। कह रहे तूने सिमार खाल की मिट्टी भी नहीं छोड़नी। मैं कहा आएगा वो भी समय कि जब मिट्टी का भी वो ये होते ना चीड़ के पेड़ कुलाई, मैं उसकी राखी बना लेती हूँ। पिछले उसमें मैंने राखी बनाई थी। और हर स्कूलों में भी मैं टीचरों को भी कहती हूँ कि मैं फ्री ट्रेनिंग, वैसे मैं ट्रेनर हूँ और मेरा एक दिन का 1000 या 1500 चार्ज पड़ता है, लेकिन स्कूली बच्चों के लिए मैं कहती हूँ फ्री में बुलाओ मुझे, मैं कोई चार्ज नहीं लूँगी। क्योंकि हमने नौकरी कर रखी है, बीएलओ का काम कर रखा है, तो पता चलता है कि जनगणना में कितने घरों में जाना पड़ता है, कैसे कितने की मुंह की छोड़नी पड़ती है। यहाँ पे तो कुछ भी नहीं है। बाहर जाओ तुम, हरियाणा जाट लोग होते हैं, कई बार वो उल्टा सीधा भी बोल देते हैं, है ना, कि तुम तो ऐसे ही करते रहते हो, ये है वो है। तो सारा तो ये धक्के खाने से अच्छा कि अपना काम शुरू करो। पहले दिक्कतें आती है, ऐसे नहीं है कि हर चीज हमारा भी होता है। अभी क्या होता है कि अब हम बुरांस ले रहे हैं, अब आपसे हम बुरांस ले रहे तो आपको तो तुरंत चाहिए ना पैसा, और मेरा बुरांस जब बनेगा, जब वो ब्रांच जूस बनेगा फिर मार्केट में उतरेगा और बिकेगा। और डिस्ट्रीब्यूटर भी ऐसे होते हैं कि पहले एक लोड जाता है, फिर जब दूसरा लोड जाएगा तो पहले लोड के पैसे आते हैं, ये होता है। लेकिन जिनसे हम रॉ मटेरियल ले रहे हैं उनको तुरंत पैसा चाहिए, तो कई बातें होती हैं, दिक्कतें आती है। लेकिन आप अगर रेगुलर कर रहे हो और इसमें सक्षम हो गए तो आपको कोई रोक नहीं सकता। कई लोग हैं कि जो चाह रहे हैं कि ये सिमार खाल में भी न रहे, जबकि 3 लोगों को मेरे साथ परमानेंटली 3000 रुपये देती हूँ, 9000 रुपये मेरी तनख्वाह जाती है, उनको रोजगार देते हैं। और 25 लेडीज ऐसे हैं जो रॉ मटेरियल देते हैं। दमदूर सुना होगा ना, वहाँ से महिला मंगल दल पिछले साल भी और इस साल भी ब्रांस आता है, वहाँ से वो तोड़ के देती हैं। ये नंदा देवी ग्राम संगठन है मेरा, मरड़ा और दड़खंड, यहाँ से पूरी महिलाएं तिमला काट के, और इस बार उन्होंने 8-10 क्विंटल हमको ये आंवला दे रखा है, अब वो तिमला काटेंगी। और ये रणसवा वाली भी, वो भी तिमला भी। और हर चीज, जैसे आप मिर्च कर रहे हो तो वहाँ पे मिर्च भी बिक रहा है, तो कोई हल्दी बिकाने ला रहा है। हर चीज मतलब ऐसे है कि किसी न किसी को हमारा 2 पैसा जा रहा है, मेरी वजह से मतलब किसी न किसी को रोजगार मिल रहा है। अगर कोई 1 किलो घी भी कर रहा है तो उसको ये है कि अगर गांव में नहीं बिकेगा तो सिमार खाल में तो जरूर बिकेगा। ये है कि 1 किलो हल्दी तक बिक जाएगी। हर चीज ऐसे है कि मतलब आज मेरे साथ, मेरे पीछे मतलब 25 से 30 महिलाओं को रोजगार मिल रहा है। और एक दिन ऐसे था कि जिस दिन जब मैं दिल्ली से आई तो हमारी मैडम थी वहाँ पे, बच्चों की मैडम, तो उन्होंने बोला कि मैडम आपने तो दिल्ली में बीएलओ का काम कर रखा है, तो आप वहाँ जाओ, ये क्या कहते हैं, चमोली सैन, तो वहाँ पे आपको कुछ जॉब मिल जाएगी। तो जब मैं वहाँ पे अपने कागज ले गई ना, तो उन्होंने बोला दिल्ली वालों को यहाँ पे जॉब नहीं मिलती। बिल्कुल देखा भी नहीं। मैंने कहा सर मेरा वर्क तो देख लो कि मैं क्या काम करती थी जब मैं डिस्पेंसरी में हम दोनों आदमी ऐसे है कि जानवरों को भी, इंसानों को भी, बल्कि लोग इंजेक्शन लगाने भी हमें गांव में ले जाते हैं। और इतना काम है, लेकिन हम किसी को ना भी नहीं बोलते। कोई बीमार हो गया, इंजेक्शन लगा लेते, ग्लूकोज चढ़ा लेते। फिर भी उन्होंने मेरे कागज फेंके कि मतलब आपको यहाँ पे जॉब नहीं है। और आज उसी हंस फाउंडेशन से मैंने 15,000 की बागवानी कर रखी है। जिस हंस फाउंडेशन में मैं जॉब के लिए गई थी, वो आज मेरे पीछे भागते हैं। वो उन्होंने खुद हमारे घर में बागवानी कर रखी है
और अभी वो लगाएंगे, वहाँ पे जाला लगाएंगे। तो 15 खेतों में मैंने पुलम और खुमानी के पेड़ भी लगा रखे हैं। ऐसे नहीं है कि हम जब स्टार्ट में आए तो मैंने बोले कि छूटी हुई गाय उसको भी पाला और उसका दूध बेच के अपने बच्चों के लिए, मतलब अपने बच्चों की पालन पोषण किया, छूटी हुई गाय। जबकि आज की डेट में लोग गाय को छोड़ रहे हैं। तो आप जितना अच्छा काम करोगे आपको रिजल्ट उतना अच्छा मिलेगा। और आज मैं जहाँ भी जाती हूँ तो वहाँ पे हमें अच्छे ही लोग मिलते हैं, क्योंकि हमारे प्रति ये नहीं है, हमें किसी के प्रति ये नहीं है कि कल को मैं डीला गई थी, डीला ट्रेनर गई थी, मैं मास्टर ट्रेनर। तो जब मैं टैक्सी में बैठी वहाँ से तो उन्होंने बोला आप कौन हो? मैं कहा मैं आपके गांव में ट्रेनिंग देने के लिए आ रखी हूँ जूस जेम की। तो पीछे से एक आदमी बोला मैडम आप उनको ट्रेनिंग दोगे तो आपका तो धंधा ही बंद हो जाएगा, वो भी सीख लेंगे। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, मेरा बंद हो जाएगा लेकिन वो तो आगे बढ़ जाएंगे ना, और फिर नाम लेंगे कि उनकी वजह से बढ़े। कह रहा ये भी सही है। तो ऐसे नहीं है कि हम अपना ज्ञान दूसरे को दे रहे हैं कि आप इतने बच्चों को मैं सिखाऊंगी अगर तो कितने बच्चे लेंगे, कैच कितना करेंगे, और शायद तुम इतने लेवल तक पहुंच पाओ ना पहुंच पाओ, क्या पता मेरे से ऊपर पहुंच जाओगे। तो ये नहीं है कि मेरा सिमारखाल में बंद हो जाएगा, ये थिंकिंग हमको रखनी नहीं है, ये थिंकिंग नहीं रखनी। राहुल सर, और आज बड़े ही हर्ष का विषय, और ये जितना भी हम लोग आज अपने सम्मुख भौतिक रूप से देख रहे हैं वो कहीं ना कहीं हमारे लिए एक प्रेरणा का स्रोत है कि पति पत्नी इतनी अच्छी क्लाइमेट में रहकर और इतना अच्छा प्रोडक्ट बना रही है हमारे लिए और हमारे महाविद्यालय के लिए बड़ी खुशी की बात है। एक बार पुनः धस्माना सर उनकी बाइक के लिए 2000 तालियां। और मैं अपने कॉलेज के प्राचार्य सर से आग्रह करूंगा कि सर हमारे आशीर्वाद स्वरूप हम बच्चों के लिए और धस्माना सर के लिए आशीर्वाद और आभार व्यक्त करें। सर प्रिंसिपल सर। राजकीय महाविद्यालय चौबट्टा खाल में ईडीपी उद्यमिता विकास प्रोग्राम के तहत आज 5वां दिन है, जहाँ तक मैं समझता हूँ। क्यों 5वें दिन में जो है यहाँ पे पधारे हमारे अतिथि और रिसोर्स पर्सन मैडम किरण धस्माना और उनके पति जी विनोद धस्माना जी, जिनका किरण इंटरप्राइजेज के नाम से जो है ये फूड प्रोडक्ट जिसमें जैम है, जेली है, अचार है और बहुत सारे जो है स्क्वैश है, ये प्रोडक्ट हैं। इस प्रोग्राम में एक चीज़ को मैंने नोट किया कि समय समय पे यहाँ के स्थानीय लोग जो कुछ काम कर रहे हैं वो यहाँ पे आए, अपने काम के अनुभव के बारे में बताया। मैडम का पूरा स्पीच, भले वो बीमार रहती हों, एक जो है प्रेरणादायी कहानी की तरह लगा कि कैसे जो है जमीन से आसमान की तरफ ऊंचाई भरी जाती है। दिल्ली में रहते थे, प्रदूषण का भी जिक्र हुआ, बहुत अच्छी बात है कि प्रदूषण से क्या क्या हमारे शरीर के ऊपर प्रभाव पड़ता है, कैसे हम बीमार हो जाते हैं। और फिर यहाँ पे आके और आजीविका के साधन के रूप में बकरी से लेके, पालन से लेके, और जो इन्होंने गाड़ी खरीदी, उसके बाद से अचार जो वहाँ देखा था दिल्ली में ही, जैसे कि बताया कि बिहार के और पंजाब के और हरियाणा के लोग जो है बनाते थे, सुखाते थे। मतलब एक एक स्टेप कैसे इंग्रेडिएंट लैब टेस्टिंग कैसे होती है, किस तरह सुरक्षित आप प्रोडक्ट बनाओगे, टिकाऊ प्रोडक्ट होगा, गुणवत्ता परक अगर प्रोडक्ट होगा तो मार्केटिंग जो है बहुत बड़ी जो है चैलेंज के रूप में नहीं आएगी। क्योंकि अभी जो है आप लोगों के सामने सर ने कहा कि जरा इसको लीजिए, जिसको आप बोलते हैं ना, इसमें थोड़ा सा निकाल के, मैं डायबिटिक हूँ, थोड़ा सा पानी में मिला के पिया और इतना अच्छा लगा कि बचपन में जैसे रूह अफ़ज़ा हम पीते थे उससे भी अच्छा क्वालिटी इसका है। तो एक क्वालिटी है। इस अवसर पे मैं चाहता जरूर था कि ये हमारे वहाँ जो बुरांस है अगल बगल में, कई बार मैं वहाँ गया भी, कुछ हमने बुरांस लाए भी, कुछ हमने लैब टेस्टिंग भी की। बुरांस का जो है कुछ पेटल्स को मिला के और उसको गर्म किया, बॉयल किया केमिस्ट्री के कुकरेती जी के साथ। और मैं सोच रहा था कि इसकी और भी टेक्निक होती है, हमारे वहाँ क्रोमेटोग्राफी होती है, सॉल्युबिलिटी टेस्ट होता है, उसके थ्रू मैं करूँ कि कुछ ना कुछ प्रोडक्ट क्या है एक्चुअल जो है उसमें जो है
प्लांट के अंदर कौन सा वो केमिकल है या केमिकल का कॉम्बिनेशन है जिसके आधार पे इसमें गुणवत्ता आ जाती है, चाहे वो पोषण वाला हो, चाहे वो औषधि वाला हो, चाहे वो स्वास्थ्यवर्धक वाला हो। तो उसमें भी हमने बिगनिंग में काम किया था। इसलिए मैं आपसे कहा कि अगर हम खुद ही तोड़ के लाएं और लैब में बताना चाहें तो इसके क्या क्या चीज़ें स्टेप्स जो है होगा या घर में हम बना के कैसे यूज कर सकते हैं। ये होता है उद्यमिता। आप जैसे 2 साल के अंदर आप इतना टर्नओवर पे पहुंचे हैं, हालांकि बहुत अभी जो है चैलेंजेस भी है। 9,000 रुपया पर मंथ जो है आप दूसरे को देते हैं, जो आपके सहयोगी हैं उनको देते हैं, जो क्लस्टर वाले हैं जो आपके पास कलेक्शन करके लाते हैं वो खराब ना हो जाए, पेटल्स आता होगा तो कैसे करते होंगे। तो इसमें ज्ञान की जरूरत है, इसमें गुणवत्ता की जरूरत है, इसमें जो है मैनेजमेंट की भी जरूरत है, इसमें मार्केटिंग की जरूरत है जो राहुल जी और इनके संस्थान कर रहे हैं। कुल मिला के ये कि अगर आप चाहें अपनी मम्मी पापा को बता सकते हैं जो आप सेल्फ हेल्प ग्रुप से जुड़ा है, जैसे वो लड़की पीछे वाली बहुत क्यूरियोसिटी से जो है क्वेश्चन पूछा, लग रहा था कि वो आपसे कुछ लेना चाहती है और आगे बढ़ना चाहती है। फिर ये आगे भी हमारे बच्चे करिश्मा और सबका नाम तो मैं नहीं जानता हूँ कि एक कल वो श्रुति थी, आज दिख नहीं रही है, आज नहीं आई है ना, हाँ उसने भी कल बहुत अच्छा मतलब यहाँ पे जो है क्वेश्चनिंग और जवाब दिया। कुल मिलाकर ये कि अगर ज्ञान हम यहाँ का इसका मकसद है कि हम लोगों को बुलाए, वो अपना ज्ञान दे, बच्चे कुछ सीखे और बच्चे जो है प्रेरणा लें, मोटिवेट हों कि वो आगे कुछ करेंगे। अगर ऐसे हमारे 2-4 बच्चे भी आगे आ गए इस प्रोग्राम से तो मैं समझता हूँ ये हमारे लिए जो है एक सफलता का मापदंड होगा और आगे भी जो है 2-4 भी बच्चे आ जाएंगे, उनके कंसेप्ट आ जाएंगे तो बहुत अच्छा होगा। और इस मंच से मैं कुछ लिखता रहता हूँ। तो हमारा जितना भी ये 12 दिवसीय का आज 5वां प्रोग्राम है, इसमें मैंने देखा कि जो कुछ भी आए तो जो हमारा प्राकृतिक संपदा है उसके जो प्रोडक्ट मिल रहे हैं उसी के आधार पे हमारा आजीविका सब कुछ चल रहा है और चलना भी चाहिए, क्योंकि प्राकृतिक संपदाएं असीमित है। सूरज की रोशनी पौधों में आती है, पौधों से जो है फल फूल सब्जी सब कुछ तैयार होता है। ये पौधे ही जो है हमारे भी भोजन है, जंतुओं के भी भोजन है। लेकिन हमारा जो भी चीजें होनी चाहिए वो ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम बुरांस का जूस बना रहे हैं तो 10 साल के अंदर बुरांस ही खत्म हो जाए। अगर हम अचार तिमला का बना रहे हैं तो तिमला ही खत्म हो जाए। हमको उस पर भी ध्यान देना होगा, हमको समझाना होगा लोगों को जो तोड़ते हैं कि भाई एक पेड़ के सारे फूल को नहीं लाने हैं, बीज के लिए भी जगह बचना चाहिए। पंछियां परागण करती हैं, उनका भी भोजन वही है। तो हमको एक लिमिट में, हमको एक्सप्लॉयटेशन नहीं करना है, प्रकृति का शोषण नहीं करना है, बल्कि उचित जो है उपयोग करना है। लोग जाते हैं, अभी कल मैं गया था यहाँ पे कलेक्ट्रेट के आगे जो दमदेवल वाला ही पार्ट है 2-3 किलोमीटर जक्षिया खाल गांव तक, वहाँ खूब बुरांस वगैरह है और वहाँ काफल लग रहा है। बता रहे थे कि अभी काफल पक जाएगा तो क्या होगा सर कि लोग आएंगे, गांव वाले, महिलाएं, पुरुष, बच्चे, और काफल के फली को पूरे डाली को तोड़ देना है। वो गलत है, वो गलत है। बुरांस के साथ जो है बुरांस के फूल को तोड़िए, उसके शाखाओं को पूरा मत तोड़िए, फिर अगले बार कैसे होगा। तो मैं बॉटनी का प्राध्यापक रहा हूँ तो कुछ चीजें जो है मैं प्रकृति से संदर्भ में लिखता रहता हूँ। समझना बहुत जरूरी, ज्ञान बहुत जरूरी है। पेड़ों को यूं न काटो, पेड़ों को यूं न काटो कि तस्वीर बदल जाए, पेड़ों को यूं न काटो कि तस्वीर बदल जाए, आने वाली पीढ़ियों की तकदीर बिगड़ जाए, आने वाली पीढ़ियों की तकदीर बिगड़ जाए, माना कि छांटना भी जरूरी। कभी पेड़ हो जाता है, ब्रांच हो जाता है, उनको काटना छांटना जरूर होता है। माना कि छांटना भी जरूरी गर राह पर आ जाए, कहीं रास्ते पे आ जाते हैं, कभी बिल्डिंग बनाने के लिए कुछ करने पड़ते हैं। माना कि छांटना भी जरूरी गर राह पर आ जाए, पर इतना भी नहीं उड़ा दो, उड़ाना समझते हो ना, समूल नष्ट करना, नाश कर देना, पर इतना भी नहीं उड़ा दो कि संभल भी नहीं पाए। संभलना जरूरी है। संभलने का मतलब क्या है? उनका रहना। संभलने का मतलब क्या है? उनके बीज का बनना। संभलने का मतलब क्या है? अगले सीजन में उनके पॉपुलेशन को बढ़ाना। क्या करते हैं पेड़? घना साया, फूल, फल, हवा प्रचुर मिलती जाए। प्रचुर का मतलब समझते हो ना, बहुत ज्यादा मात्रा में। घना साया, फूल, फल, हवा प्रचुर मिलती जाए, शर्त, लेकिन क्या है? शर्त है, क्राइटेरिया है, शर्त उसकी यह भी शाखा पर पत्तियां लहराएं। जब तक शाखाएं नहीं होगी, पत्तियां लहराएंगी नहीं, अपना जीवन यापन नहीं कर पाएगा पौधा, तो फिर आपको लाभान्वित नहीं कर पाएगा। मुख्य तने को काटोगे, अगर कोई पेड़ है उसकी कटाई छटाई करनी है तो ऊपर से न करोगे, आगे तने को ही काट दोगे। मुख्य तने को काटोगे कि
कोप ले, सुमन खिल जाए। अगर आप ये सोचें कि हम तने को काट दें और नया कोपल और फूल जो है तुरंत आ जाएगा, तो ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि ठूठ के पुनर्जीवित होने में, ठूठ समझते हो, ये है तना है, इसको यहाँ से काट दीजिए तो ये जो बचा हुआ है इसको ठूठ बोलते हैं हमारे भाषा में और हिंदी भाषा में भी। और ये ठूठ से जो है नए ब्रांच आने में कई साल लग जाते हैं। तो ठूठ के पुनर्जीवित होने में वर्षों का समय लग जाए, क्या है, वैज्ञानिक और कलात्मक विचारों का संगम कर पाए। हमारा उद्देश्य होना चाहिए कि विज्ञान का जो प्रयोग होता है, जो ज्ञान है, और जो कला है, आर्ट का भी हम बात करते हैं, दोनों का समन्वय होना चाहिए। ज्ञान का समन्वय होना चाहिए। ज्ञान का प्रयोग कैसे करेंगे? ज्ञान क्या है? कितने तरह के पौधे हैं, हमको एक बगिया लगानी है, तो कला क्या कहती है कि इसको किस रूप में करोगे कि सुंदर दिखे भी, इसको किस तरह लगाओगे कि इसके प्रोडक्ट भी मिले, किस तरह लगाओगे कि छायादार पौधे भी पनप सके, किस तरह लगाओगे कि ज्यादा प्रकाश वाले पौधे भी। तो विज्ञान और कला का जो है संगम जो है होनी चाहिए। अब आप एक बात ध्यान रखेंगे, अनावश्यक सफाई से कभी अस्तित्व भी मिट जाए। अनावश्यक सफाई करने से बहुत ज्यादा पौधों का अस्तित्व मिट गया है। बहुत सारे पौधे जो 20 साल पहले थे अब आपको नहीं दिखेंगे या बहुत कम मात्रा में दिखेंगे। विज्ञान में एक शब्द है एक्सटिंक्ट इन वाइल्ड। एक्सटिंक्ट का मतलब होता है खत्म हो जाता, और वाइल्ड का मतलब होता है जो वास स्थल है, जो जंगल का वास स्थल है वहां से तो वो खत्म हो गए, और वैज्ञानिकों ने जो लगाया प्रयोगशाला में वहीं बच गए हैं। इसका मतलब क्या हुआ, जो उनका प्राकृतिक वास स्थल है उससे जो है वो प्रजातियां खत्म होने के कगार पे या खत्म हो गई हैं। तो हमें बहुत सारी बातों को ध्यान में रखना है। देखो, धारदार हथियार और जुबान जब चलती जाए, धारदार हथियार, बहुत तेज हथियार, और जुबान जो कभी कभी जुबान भी धारदार हथियार की तरह काम करता है। देखो, धारदार हथियार और जुबान जब चलती जाए, सच मुश्किल होता है संभालना। अगर ऐसी परिस्थिति आती है, सच मुश्किल होता है संभालना। सदा अगर ऐसी कंडीशन आए तो क्या करें, सदा विवेक से काम निभाएं। तो विवेक बहुत जरूरी है हर तरह। तो ये उद्यमिता है, इसमें ज्ञान भी अर्जित करना है, प्रोडक्ट बनाने में कोई असावधानी नहीं हो इसको भी देखना है, जो गुणवत्ता के मापदंड है उसके ऊपर भी खड़ा जो है हमारे प्रोडक्ट को उतारना है, और सभी लोगों को जोड़ना भी है। जैसे मैडम ने कहा कि जब आपको लगेगा कि सामने वाला मैन्युफैक्चरर जो है बहुत अच्छा गुणवत्ता वाला चीज है, वो जो है कितने समूह से काम कर सकता है, भावना से कर सकता है, तो प्रोडक्ट भी जो है लॉन्च करने में बहुत ज़्यादा कठिनाई नहीं आएगी। ये यहाँ पे प्रॉब्लम है, आप लोग समझते हैं कि 12 बजते ही जो है बच्चों के ट्रांसपोर्ट का एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। हमारे बच्चे कभी खड़े रहते हैं बाजार में, कभी होता है कहीं भालू और शेर और गुलदार का भी कोई डर रहता है, तो और कोई गाड़ी भी नहीं है, इसके लिए हम प्रयास भी कर रहे हैं। तो इसलिए इनकी इस समय से लेकिन फिर आप लोग आए यहाँ पे, अमूल्य समय दिया और इतना प्रेरणादायी रहा और बहुत अच्छा लगा, और निश्चित रूप से बच्चे लाभान्वित होंगे। और हम चाहेंगे कि समय समय पे आप लोगों का सहयोग मिलता रहे। हमारे बच्चे भी जाएंगे आपके वहाँ, जैसे कि कह रहे थे राहुल जी। तो इन सब शब्दों के साथ मैं चाहता हूँ ये उत्तरोत्तर जो है हमारा कार्यक्रम सफल रहे, और हम निश्चित रूप से जो है बच्चों के लिए और इस क्षेत्र की जनता के लिए, और जो लोग खेती छोड़ रहे हैं वो भी जुड़े हैं। आप लोग तो प्रेरणा अभी बता रहे थे कि हंस फाउंडेशन जहाँ पे मैडम गई थी, नौकरी नहीं मिला, उनके सहयोग से ही इन्होंने फिर से बाग लगाया, पूनम और खुबानी की खेती की। कितने मतलब उसमें नौकरी लेके आज वो हमारे पास आ रहे हैं, तो ये बहुत बड़ी बात है। तो पुनः एक बार हृदय की गहराई से आप दोनों लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। साथियों, आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको हमारी यह वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल संवाद लाइव को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।